आज हमारे सामने कक्षा 8 के विज्ञान विषय के अध्याय 10 के कुछ नोट्स हैं और शीर्षक है किशोरावस्था की ओर। हाँ, यह विषय किशोरावस्था से जुड़े जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव हैं, उनको समझने पर केंद्रित है। तो हम इन नोट्स के हर बिंदु को क्रम से देखेंगे ताकि विषय की एक स्पष्ट समझ बन सके। बिल्कुल। तो चलिए इन नोट्स की गहराई में उतरते हैं और एक एक करके हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। जी, तो पहला पृष्ठ जो है वो अध्याय का एक परिचय देता है। लिखा है कक्षा 8 विज्ञान NCERT अध्याय 10 किशोरावस्था की ओर। और इसमें एक चित्र है जिसमें एक बच्चे से एक वयस्क तक के विकास को दिखाया गया है। हाँ, ये चित्र एक तरह से इस पूरे अध्याय का सार है। मतलब बचपन से वयस्कता तक का जो सफर है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। अगले पृष्ठ पर दो शब्दों को समझाया गया है। एक है किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस और दूसरा है यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी। जी, तो किशोरावस्था की परिभाषा दी है कि जीवन काल की वो अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। हाँ, और अवधि बताई है 11 वर्ष से 18 या 19 वर्ष तक। सही। सरल शब्दों में कहें तो किशोरावस्था जीवन का वो दौर है जो बचपन और वयस्कता को जोड़ता है। हाँ, और इसी दौरान शरीर प्रजनन के लिए तैयार होता है। इसमें यह भी लिखा है कि अंग्रेजी में इसे टीन्स कहते हैं, इसीलिए किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, ये शब्द अंग्रेजी के 13 से 19 तक की गिनती से बना है जो इसी उम्र को दिखाता है। अच्छा, अब बात करते हैं यौवनारंभ की। इसकी परिभाषा है कि किशोरावस्था के दौरान शरीर में होने वाले परिवर्तन यौवनारंभ का संकेत है। मतलब ये हुआ कि यौवनारंभ जो है वो किशोरावस्था का ही एक हिस्सा है, एक बायोलॉजिकल इवेंट है जिसमें मुख्य रूप से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। और इसका अंत तब होता है जब किशोर में जनन क्षमता का विकास हो जाता है। बिल्कुल, जब ये परिवर्तन पूरे हो जाते हैं और शरीर प्रजनन के लिए सक्षम हो जाता है तो यौवनारंभ पूरा माना जाता है। नीचे एक चित्र भी है जिसमें जीवन की अवस्थाएं दिखाई गई हैं, बचपन, फिर किशोरावस्था और अंत में वयस्कता। तो अगला विषय है यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन, और इसमें सबसे पहला है लंबाई में वृद्धि। हाँ, ग्रोथ स्पर्ट जिसे कहते हैं। इसमें लिखा है कि शरीर की लंबी अस्थियों मतलब हाथ पैर की हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है। हाँ, इसी वजह से कद तेजी से बढ़ता है। और ये भी कि प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, पर 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। ये एक दिलचस्प बात है। शुरुआत में लड़कियों की लंबाई लड़कों से ज्यादा तेजी से बढ़ती है, लेकिन लगभग 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते दोनों ही अपनी अधिकतम लंबाई तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पूर्ण लंबाई के लिए एक गणना का सूत्र भी दिया है। वर्तमान लंबाई सेंटीमीटर में वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत गुणा 100। हाँ, ये एक अनुमान लगाने का तरीका है कि कोई अपनी वयस्क अवस्था में कितना लंबा हो सकता है। जैसे उदाहरण दिया है कि यदि 9 वर्ष के लड़के की लंबाई 120 सेंटीमीटर है और इस उम्र में वो अपनी पूर्ण लंबाई का 75% होता है, तो उसकी अनुमानित लंबाई होगी 120/75 गुणा 100 = 160 सेंटीमीटर। सही। इसके लिए एक तालिका दी होती है जिसमें अलग अलग उम्र में लड़के और लड़कियों की औसत लंबाई का प्रतिशत बताया गया है। तो उस प्रतिशत का इस्तेमाल करके एक अनुमान लगाया जा सकता है। अच्छा, अब लंबाई के बाद बात आती है ग्रंथियों की क्रियाशीलता की। इसमें लिखा है कि स्वेद ग्रंथियों और तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। हाँ, मतलब स्वेट ग्लैंड्स और सिबेशियस ग्लैंड्स। और इसका परिणाम होता है चेहरे पर फुंसियां और मुहासे। बिल्कुल, किशोरावस्था में पसीना और तेल बनाने वाली ग्रंथियां ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं और इसी वजह से त्वचा अक्सर तैलीय हो जाती है और मुहासे निकलने लगते हैं। यहाँ त्वचा की परतों का एक चित्र भी है जिसमें यह दिखाया गया है। हाँ, इसमें एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस दिखाया गया है और तैल ग्रंथि कहाँ होती है वो भी बताया है। जी, इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बदलाव है मानसिक और बौद्धिक परिपक्वता। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें लिखा है कि मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। किशोर अधिक स्वतंत्र और अपने प्रति अधिक सचेत मतलब सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। बिल्कुल, इस उम्र में दिमाग बहुत तेजी से नई चीजें सीखता है। किशोर अपनी एक पहचान बनाने लगते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं और अपने रूप रंग और व्यवहार को लेकर बहुत जागरूक हो जाते हैं।
यहाँ एक नोट भी है कि इन बदलावों के कारण असुरक्षित महसूस करना सामान्य है। हाँ, ये बहुत आम बात है, क्योंकि शरीर और भावनाएं इतनी तेजी से बदल रही होती हैं कि कभी-कभी असुरक्षा की भावना आ ही जाती है। अगला विषय है गौण लैंगिक लक्षण, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वो लक्षण हैं जो लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं। हाँ, ये वो बाहरी शारीरिक बदलाव हैं जो यौवनारंभ के दौरान लड़कों और लड़कियों में अलग-अलग तरीके से विकसित होते हैं। जैसे पुरुषों में चेहरे पर बाल, मतलब दाढ़ी मूछ, सीने पर बाल, कंधे चौड़े होना, और स्त्रियों में स्तनों का विकास, कमर का निचला भाग चौड़ा होना, ये सब बदलाव हार्मोन्स के कारण होते हैं। हाँ, इन बदलावों के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स के नाम भी दिए गए हैं। पुरुष हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, जो वृषण से स्रावित होता है। और स्त्री हार्मोन है एस्ट्रोजन, जो अंडाशय से स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों में और एस्ट्रोजन स्त्रियों में इन गौण लैंगिक लक्षणों के विकास को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही। यहाँ हार्मोन्स की भूमिका को एक प्रवाह चित्र, मतलब एक फ्लो चार्ट से समझाया गया है, और हार्मोन की परिभाषा भी दी है कि हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से सीधे रुधिर में मिलते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हार्मोन ऐसे केमिकल मैसेंजर हैं जो ग्रंथियों में बनते हैं और फिर खून के जरिए पूरे शरीर में पहुंचकर अपना काम करते हैं। इस चित्र के अनुसार प्रक्रिया कुछ इस तरह है कि पहले पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है, जी, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। फिर यह हार्मोन वृषण या अंडाशय पर काम करता है, जिससे वृषण टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय एस्ट्रोजन का निर्माण करते हैं। हाँ, और फिर यह हार्मोन रुधिर प्रवाह में मिल जाते हैं और अपने लक्ष्य स्थल यानी टारगेट साइट तक पहुंचते हैं, और इससे शरीर में परिवर्तन होते हैं। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे मस्तिष्क में स्थित पीयूष ग्रंथि एक मास्टर ग्लैंड की तरह काम करती है। वो दूसरी ग्रंथियों को हार्मोन बनाने का संकेत देती है, जिससे किशोरावस्था के बदलाव शुरू होते हैं। अब स्त्रियों के जनन काल के बारे में बताया गया है, जिसका प्रारंभ यौवनारंभ में, मतलब 10 से 12 वर्ष की आयु में होता है, और अंत रजोनिवृत्ति में, यानी 45 से 50 वर्ष में होता है। जी। और यहाँ ऋतुस्राव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी बताया है। यह एक मासिक चक्र है जिसमें हर महीने शरीर खुद को एक संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। हाँ, इसमें लिखा है कि इसका समय 28 से 30 दिन का होता है। किया है। अंडाशय से अंडाणु का निर्मोचन, अगर निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की दीवार टूटती है और रक्तस्राव होता है। जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की जो मोटी परत बनी होती है वो टूटकर रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। इसे ही ऋतुस्राव या मासिक धर्म कहते हैं। यहाँ चक्र का एक चित्र भी है जिसमें 1 से 28 दिन दिखाए गए हैं। इसमें अंडाणु निर्मोचन और रक्तस्राव के चरण भी चिन्हित हैं। जी। और 2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी हैं। रजोदर्शन, मतलब पहला ऋतुस्राव जो यौवनारंभ में होता है, मेनार्के जिसे कहते हैं, और दूसरी है रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज, जो 45-50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव का रुक जाना है। सही। तो रजोदर्शन जनन काल की शुरुआत का प्रतीक है और रजोनिवृत्ति उसके समाप्त होने का। अगला प्रश्न है कि लिंग निर्धारण कैसे होता है, लड़का या लड़की? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें एक जोड़ी लिंग सूत्र होता है, या तो XY या XX। और यही लिंग सूत्र तय करते हैं कि संतान लड़का होगी या लड़की। यहाँ एक चित्र से प्रक्रिया समझाई गई है। पिता में XY गुणसूत्र होते हैं तो वो 2 तरह के शुक्राणु बनाते हैं, X वाले और Y वाले। सही। और माता में XX गुणसूत्र होते हैं तो वे एक ही तरह के अंडाणु बनाती हैं, X वाले। जी। तो जब पिता का X शुक्राणु माता के X अंडाणु से मिलता है तो XX बनता है, यानी लड़की। और जब पिता का Y शुक्राणु माता के X अंडाणु से मिलता है तो XY बनता है, मतलब लड़का। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य लिखा है, शिशु के लिंग का निर्धारण पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है, माता द्वारा नहीं। बिल्कुल, ये वैज्ञानिक रूप से एकदम स्पष्ट है कि बच्चे का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता का कौन से शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है। इसमें माता की कोई भूमिका नहीं होती। अब कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं। यहाँ एक चित्र है जिसमें पीयूष, थायराइड, एड्रीनल और अग्न्याशय ग्रंथियों को दिखाया गया है। हाँ,
ये ग्रंथियां और उनके हार्मोन शरीर के सही विकास और कामकाज के लिए बहुत जरूरी हैं। तो पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन बनाती है और सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। जी, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन बनाती है और इसकी कमी से गॉइटर रोग होता है। हाँ, जिसे घेंघा भी कहते हैं। फिर है अग्न्याशय जो इंसुलिन बनाता है, इसकी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है। सही। और एड्रीनल ग्रंथि एड्रीनलिन बनाती है जो तनाव और क्रोध को नियंत्रित करता है। हाँ, इसे फाइट या फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। किसी भी हार्मोन की कमी या अधिकता से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अब इंसानों से हटकर जानवरों में हार्मोन्स की भूमिका पर एक नजर डालते हैं। लिखा है, कीटों और मेंढकों में कायांतरण हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस। ये वो प्रक्रिया है जिसमें एक लार्वा या शिशु बदलकर वयस्क बनता है। हाँ, जैसे मेंढक का टैडपोल से मेंढक बनना। बिल्कुल। यहाँ मेंढक के जीवन चक्र का चित्र है, अंडे से टैडपोल और फिर वयस्क मेंढक। और बताया गया है कि इस प्रक्रिया में थायरॉक्सिन हार्मोन की भूमिका होती है, जिसके लिए पानी में आयोडीन का होना जरूरी है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन अनिवार्य है। अगर पानी में आयोडीन नहीं होगा तो टैडपोल वयस्क मेंढक नहीं बन पाएगा। तो ये दिखाता है कि हार्मोन्स और पोषक तत्व न केवल इंसानों बल्कि जानवरों के लिए भी कितने महत्वपूर्ण हैं। निश्चित रूप से। तो जब शरीर में इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है तो पोषण का महत्व तो होगा ही। अगला टॉपिक है किशोरावस्था में पोषण। हाँ, ये बहुत ही जरूरी है। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि की अवस्था है, अतः संतुलित आहार आवश्यक है। यहाँ एक थाली का चित्र है जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जियां और दूध, फल दिखाए गए हैं और जंक फूड को मना किया गया है। बिल्कुल सही। शरीर के तेजी से विकास के लिए सभी पोषक तत्वों की सही मात्रा जरूरी है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ आहार में शामिल होना चाहिए। रक्त निर्माण के बारे में भी बताया गया है कि लौ यानी आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है। जी। और इसके स्रोत है हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला। हाँ, किशोरावस्था में खून की कमी, खासकर लड़कियों में, एक आम समस्या हो सकती है। इसलिए आयरन युक्त भोजन बहुत जरूरी हो जाता है। पोषण के बाद अगले पृष्ठ पर दो बातें हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक व्यायाम। पर्सनल हाइजीन एंड फिजिकल एक्सरसाइज दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छता में लिखा है कि प्रतिदिन स्नान, शरीर की सफाई और लड़कियों के लिए ऋतुस्राव के समय विशेष सफाई। हाँ, क्योंकि बढ़ती ग्रंथियों के सक्रियता के कारण पसीना ज्यादा आता है, तो साफ सफाई और संक्रमण से बचाव के लिए रोज नहाना महत्वपूर्ण है। और शारीरिक व्यायाम में लिखा है कि ताजी हवा में टहलना और खेलना शरीर को चुस्त और स्वस्थ रखता है। बिल्कुल। व्यायाम सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अब एक बहुत गंभीर चेतावनी आती है, से नो टू ड्रग्स। मतलब नशीली दवाओं का निषेध। हाँ, ये बहुत ही संवेदनशील उम्र होती है। इसमें लिखा है कि किशोरावस्था में असुरक्षा के कारण नशे के बहकावे में न आए। ड्रग्स की आदत पड़ जाती है और ये जीवन बर्बाद कर देती है। ये समझना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह के दबाव या असुरक्षा में आकर नशा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसकी लत जीवन भर का एक अभिशाप बन सकती है। यहाँ एक और हेल्थ अलर्ट है, HIV एड्स के बारे में। बताया है कि इसका कारण HIV विषाणु है और इसके संचरण के तरीके भी बताए गए हैं। हाँ, पहला है संक्रमित सुई द्वारा, दूसरा पीड़ित मां से दूध द्वारा शिशु को, और तीसरा असुरक्षित यौन संपर्क द्वारा। इन बीमारियों से बचने के लिए इनके फैलने के तरीकों के बारे में सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। अब अंत में कुछ भ्रांतियों और तथ्यों की बात करते हैं, मतलब मिथ्स एंड फैक्ट्स। अच्छा। पहली भ्रांति है, ऋतुस्राव के समय लड़की का लड़कों को देखना उसे गर्भवती बना देगा। ये पूरी तरह से गलत है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हाँ, तथ्य में लिखा है गलत। दूसरी भ्रांति, संतान के लिंग के लिए मां जिम्मेदार है। ये भी गलत है। हमने अभी अभी समझा कि यह पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। और तीसरी भ्रांति है, ऋतुस्राव में लड़की का रसोई में काम करना मना है। ये सभी सामाजिक भ्रांतियां हैं जिनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। ये निराधार बातें हैं। तो अब आखिर में पूरे अध्याय का एक त्वरित पुनरीक्षण है। हमने क्या सीखा? एक क्विक रिवीजन। किशोरावस्था 11-19 वर्ष, जिसमें प्रजनन क्षमता का विकास होता है। सही। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ हैं। जी। पीयूष से वृद्धि हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन,
एस्ट्रोजन, मादा हार्मोन, इंसुलिन और थायरॉक्सिन। हाँ, मुख्य हार्मोन। लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र X या Y द्वारा होता है। बिल्कुल। और स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, स्वच्छता और व्यायाम जरूरी है। ये इस अध्याय के सभी मुख्य बिंदुओं का एक सटीक सारांश है जो याद रखने में मदद करेगा। तो ये थी किशोरावस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इन नोट्स के माध्यम से हमने शारीरिक बदलावों से लेकर हार्मोन्स की भूमिका, स्वास्थ्य और इससे जुड़ी भ्रांतियों तक हर पहलू को छुआ है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझना है, ये सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव जीवन का एक स्वाभाविक और जरूरी हिस्सा हैं। इन्हें सही जानकारी और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनाना ही एक स्वस्थ वयस्क जीवन की नींव रखता है। बिल्कुल सही कहा। अब ये सोचने का विषय है कि इस जानकारी का उपयोग आज के युवा अपने और अपने दोस्तों के स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।